हेलो एवरीवन, सो दिस साइड योर मेंटर श्रुति भारद्वाज। सो आप सभी को पता है अभी हमारा सीडीएस का एग्जाम आने वाला है, ठीक है। तो सीडीएस के लिए हम आपके लिए कोर्स लेके आए जिसमें हम पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे वाया ट्रिक्स। सो बेसिकली ये जो आपका मेन कोर्स रहेगा, ट्रिक्स के थ्रू आपके सारे पीवाईक्यू को सॉल्व करवाएगा, जिसमें आप मोर देन 75 प्लस मार्क्स जो है स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। जैसा कि अभी आपको दिखाऊंगी मैं कि हम किस तरीके से आगे प्रोसीड करेंगे। सो आइए अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो हमारा इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है। बेसिकली 4 से हम शुरू कर रहे हैं। सो हमारा फोर्थ क्वेश्चन कहता है, कॉर्पोरेशन टैक्स इन इंडिया इज लेवाइड ऑन इनकम ऑफ अ कंपनी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्लूड इन कॉर्पोरेशन टैक्स। सो ये कह रहे हैं हमें कि जो कॉर्पोरेशन टैक्स है किसी भी कंपनी की इनकम पर लगता है, सो इसमें से क्या कॉर्पोरेशन टैक्स में इंक्लूड नहीं होता है। तो देखो इसकी ट्रिक क्या रहेगी कि प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस, आपने ऑप्शन देखा तो प्रॉफिट भी किसी कंपनी को मिलेगा, इसलिए मैंने प्लस का साइन लगाया। कैपिटल गेन भी किसी कंपनी को मिलेगा, इसलिए प्लस का साइन है। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज भी किसी कंपनी को मिलेगा, लेकिन सेल ऐसी चीज है जो जाएगी कंपनी से, इसलिए यहाँ पे लिखा है नेगेटिव। तो यही इसका ओड वन आउट है, इसको कहते हैं प्लस माइनस की ट्रिक या ओड वन आउट की ट्रिक। सो बेसिकली प्रॉफिट हो गया, कैपिटल गेन हो गया, ये सब कंपनी को दिए जाते हैं। सो इस वजह से ये तीनों नहीं होंगे, और हमें बताना था क्या इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, सेल इसमें नहीं इंक्लूडेड होगा, ठीक है। आइए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा हमारा। बेसिकली ये देखिए फोर्थ होगा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9। देखिए इसमें हमें बताना है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडिया फ्यूडलिज्म इन द अर्ली मेडिवियल पीरियड, ठीक है। अर्ली मेडिवियल पीरियड में इंडिया के फ्यूडलिज्म से रिलेटेड हमें बताने हमारे पास दो स्टेटमेंट्स हैं। द रेवेन्यू असाइनमेंट्स वर कॉल्ड भोग। बेसिकली इन्होंने कहा रेवेन्यू असाइनमेंट्स को हम भोग बोलते थे। चलो अभी आपको नहीं पता है, आप इसको एज इट इज छोड़ दीजिए। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, द हेरिडिटरी चीफ नीदर कलेक्टेड रेवेन्यू नॉर अज्यूम्ड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। जो हेरिडिटरी चीफ है ना तो वो रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे ना वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर लेंगे। तो ये स्टेटमेंट होगी हमारी गलत। क्यों? क्योंकि इसमें हो रही है कॉन्ट्राडिक्शन। अगर हमारा कोई भी चीफ है, अगर कोई भी राजा है बेसिकली आपका, तो जो राजा है या तो वो इनडायरेक्टली रेवेन्यू कलेक्ट करेगा, लेकिन अगर वो इनडायरेक्टली रेवेन्यू नहीं कलेक्ट करता है तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर तो मेंशन करेगा। मतलब IAS होते हैं हमारे, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होती हैं हमारी, ठीक है। वो भी क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। उनको डिस्ट्रिक्ट का डेप्यूटी कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट का राजा बोला जाता है। तो आपको पता है वो एडमिनिस्ट्रेशन तो देखेंगे ही देखेंगे। इट मीन्स हमारी जो सेकंड स्टेटमेंट है वो जाती है हमारी गलत। और तो ट्रिक ये रहेगी, जब भी यूपीएससी आपकी दो स्टेटमेंट दे रहा है जिसमें से आपको पता है सेकंड वाली स्टेटमेंट रॉन्ग है हमारी, तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो ऑटोमेटिकली आपकी 99% चांस है कि करेक्ट होगी। तो मैंने आपको क्या समझाया, मैं समराइज कर रही हूँ कि यूपीएससी ने दो स्टेटमेंट दिए। आपको पता है कॉमन सेंस के बेस पे या कॉन्ट्राडिक्शन के बेस पे ये स्टेटमेंट गलत है, तो बचती है दूसरी स्टेटमेंट, ये 99% जो है करेक्ट होगी। फर्दर मैं आपको एग्जांपल्स दिखाऊंगी इस तरीके के और ज्यादा। तो इसका आंसर रहेगा हमारा ए, कि हमारे रेवेन्यू असाइनमेंट्स है उनको उस टाइम पे भोग बोलते थे। तो जिन बच्चों को नहीं पता है वो इस तरीके से इस क्वेश्चन को जो है इजीली टैकल कर सकते थे ट्रिक के थ्रू। अब क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं हम लोग। पॉपुलेशन डिविडेंड रेफर्स टू, पॉपुलेशन डिविडेंड का क्या मतलब होता है। देखो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन, ये तो होगा नहीं ऑब्वियसली। अगर उसको टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन ही बोलना था तो वो खाली पॉपुलेशन बोलता। डिविडेंड वर्ड उसने अलग से लगाया है। इसका क्या मतलब है, डिविडेंड होता है आप एक कैटेगरी को डिवाइड करके उसको स्पेसिफाई कर रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन तो होगा नहीं। अब आते हैं सी ऑप्शन पे, रिलेटिवली हाई प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपीरियंस्ड एज्ड पीपल। रिलेटिवली हाई कुछ नहीं होता, या तो हाई होता है या तो लो होता है। अगर मैं बोलती हूँ मेरे पास 2 किलो चावल जो है ज्यादा है, या मैं बोलती हूँ मेरे पास रिलेटिवली 2 किलो चावल ज्यादा है, तो बात तो एक ही है, 2 केजी चावल ज्यादा कहना तो हम यही चाह रहे हैं। तो यूपीएससी इस तरीके से जो है एग्जैजरेशन देता है वर्ड्स की, इसको कहते हैं हम एग्जैजरेशन की ट्रिक। तो ट्रिक नंबर 3 हमारी एग्जैजरेशन। यूपीएससी कह रहा है कि बेटा देखो इस वर्ड पे अलग से फोकस करो आप, कि हमने रिलेटिवली लिख के दिया है, तो वो स्टेटमेंट को आपको दे रहा है हाईलाइट करके। बेसिकली इस तरीके से ही आपको पेपर में भी अटेम्प्ट करना है। तो एग्जैजरेशन वाले वर्ड्स जो होते हैं हमारे वो रॉन्ग वर्ड्स होते हैं, आपको याद रखना है। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर उसको लिखना ही होता तो वो ये लिख सकता था कि हाई प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपीरियंस्ड एज्ड पीपल्स, देन माइग्रेशन फ्रॉम रिचर रीजन टू पुअर रीजन। ऐसा भी कोई लॉजिक नहीं है। तो बचता क्या है हमारा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज यूथफुल एज स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन, और यही हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी में हमारा क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल स्पीकर रीऑर्गेनाइजिंग अ पार्लियामेंट्री पार्टी। तो अगर स्पीकर किसी पार्टी को बोलते हैं ये पार्लियामेंट्री पार्टी है, तो स्पीकर किन किन बातों को मद्देनजर रखेंगे, ठीक है। तो स्पीकर के फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है कि एक एसोसिएशन जो मेंबर की है हाउस के अंदर भी या हाउस के बाहर भी, तो ये हमारी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, फिजिबल है, तो ये हमारी करेक्ट है।
सेकंड इन्होंने कहा है हमें एक एसोसिएशन ऑफ मेंबर हु शैल हैव एटलीस्ट 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस। जब भी यूपीएससी वर्ड्स देता है आपको, यूपीएससी बहुत अच्छा है अपने डाटा, फिगर, फैक्ट्स एंड वर्ड्स के साथ प्ले करने में, स्पेशली नंबर्स। तो जो नंबर्स होंगे वहां पे आपका रेड फ्लैग होगा, ठीक है, वहां पे आपको बिल्कुल कान खड़े करके सोचना है कि यहाँ पे हमारा रेड फ्लैग है, ये नंबर जो है गलत होगा। तो सेकंड वाली स्टेटमेंट हमारी हो जाती है रॉन्ग। जैसे ही आपने सेकंड स्टेटमेंट को रॉन्ग मार्क किया तो देखो ऑप्शन ए चला गया एंड ऑप्शन डी चला गया हमारा, ये दोनों चले गए। अब इसमें ट्रिक नंबर 4 हमारी कहती है जब भी आप एक स्टेटमेंट को कॉन्फिडेंटली एलिमिनेट करते हो, रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स विल बी द पार्ट ऑफ आंसर। मतलब 1 2 3 आपके पास 3 स्टेटमेंट थी, आपने कहा मैम सेकंड नहीं होगा, कॉन्फिडेंटली हमें पता है क्योंकि इसमें नंबर दिया जो कि गलत होगा, यूपीएससी नंबर को बहुत इजीली स्वाइप कर सकती है। तो रेस्ट जो स्टेटमेंट है वो दोनों आपकी करेक्ट होंगी। तो इट मींस बी में से और सी में से अगर आपको कॉल लेना है तो आपका आंसर हो जाएगा सी। तो ट्रिक नंबर 4 हमारी क्या होती है कि गो विद द मोर स्टेटमेंट्स, रेस्ट स्टेटमेंट जितनी भी हैं वो आपके पार्ट बनेंगी आंसर का। 15th क्वेश्चन हमारा बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था कि 4th बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई है। साथ ही में मैं आपको थीमेटिक रिपीटिव टॉपिक्स भी बताऊंगी। ये बेसिकली हमारा थीमेटिक रिपीटिव टॉपिक है कनिष्क का, ठीक है। तो कनिष्क हमारा आंसर रहेगा जो हमारी 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट ट्रिक जो अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, जब भी यूपीएससी 2 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछता है सो उसमें से 99% चांस है अगर आपने एक स्टेटमेंट को थोड़ा कॉमन सेंस से आइडेंटिफाई किया कि वो रॉन्ग है या ट्रिक से आइडेंटिफाई किया तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी पार्ट हो जाएगी आंसर का। जैसे कि इन्होंने कहा मैं यूएन फ्रंटलाइन वर्कर थी जिनको ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड दिया गया था, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज मार्था डोड्रे जिनको 2013 में मिला था। चलो आपको इस बारे में नहीं पता, अब इसको छोड़ दो, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट इज इनको जो अवार्ड दिया गया था इनकी डेडिकेशन के रिगार्डिंग दिया था जो इन्होंने बर्ड फ्लू के अगेंस्ट में इंडिया में काम किया था, ठीक है। अब यूपीएससी जो है ना अपने वर्ड्स के साथ बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा है डिजीज को स्वाइप करने में। जैसे बर्ड फ्लू की जगह स्वाइन फ्लू लिख सकता है, स्वाइन फ्लू की जगह बर्ड फ्लू लिख सकता है, वाइटामिन में ए की जगह डी लिख देगा, ई की जगह बी लिख देगा, ठीक है। ऐसे ही प्रोटीन्स में। सो जब भी इस तरीके से वर्ड्स आते हैं आपको बिल्कुल अपने कान खोल के जो है उस वर्ड को ध्यान से देखना है। तो अगर आपको पता लग गया यहाँ पे बर्ड फ्लू नहीं होना चाहिए, उसने स्वाइप किया, इसको कहते हैं फ्लिप फ्लैप की टेक्निक, ठीक है, उसने स्वाइप किया या फ्लिप फ्लैप किया है तो वो स्टेटमेंट हमारी हो जाती है रॉन्ग। और मैंने आपको सिखाया था जब भी यूपीएससी ने 2 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पूछा है उसमें से आपको पता है सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है तो हमारी करेक्ट हो जाएगी आपकी जो है दूसरी वाली स्टेटमेंट, चाहे वो कोई सी भी हो। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी, इसका आंसर रहेगा ओनली 1, ठीक है। ये मैं आपको हर ट्रिक के ऊपर एक एक दो क्वेश्चन दिखा रही हूँ ताकि आपको ये श्योर हो जाए यस मैम इज नॉट टेलिंग लाई, मैम झूठ नहीं बोल रहे हैं, ये बिल्कुल हमारा एग्जैक्ट जो है ट्रिक जो है लग रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 पे आइए, यहाँ पे मैं आपको दोबारा से नंबर वाली ट्रिक दिखाऊंगी। देखिए इसमें कहा गया है कि जो हमारी डिपार्टमेंटल कमेटी है, ठीक है, रिगार्डिंग वुमेन एम्पावरमेंट, उसमें से कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। तो देखो ये लिखा, आप कीवर्ड्स देखिए क्वेश्चन में, डिपार्टमेंटल कमेटी बोला और एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन बोला। अब फर्स्ट स्टेटमेंट पे आइए, द कमेटी विल कंसिस्ट ऑफ द लोकसभा मेंबर्स ओनली। ये हो गई हमारी एक्सट्रीम वर्ड की ट्रिक। तो ट्रिक नंबर 6 हमारी रहेगी एक्सट्रीम वर्ड की ट्रिक, चेक कर लेना 5 है या 6 है ट्रिक, ठीक है। तो ट्रिक नंबर 6 है हमारी एक्सट्रीम वर्ड की ट्रिक, ये हमारे होते हैं रॉन्ग, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा अ कैबिनेट मिनिस्टर कैन बी अ मेंबर ऑफ द कमेटी। 90% केसेस में जो आपके मिनिस्टर्स होते हैं उनको मिनिस्ट्री दी जाती है, होम मिनिस्टर को होम मिनिस्ट्री दी जाएगी, डिफेंस मिनिस्टर को डिफेंस मिनिस्ट्री दी जाएगी, उनका डिपार्टमेंटल कमेटी से कोई लेना देना नहीं होता है। तो हम इस वाली स्टेटमेंट को कर देंगे एलिमिनेट, हमें ज्यादा के साथ जाना है, ठीक है। देन इन्होंने सी स्टेटमेंट में बोला कि उनका जो टर्म है वो 2 साल से ज्यादा नहीं हो सकता। अभी मैंने आपको बताया तो जो नंबर है यूपीएससी इनमें बहुत अच्छा है, इनके साथ वो वर्ड प्ले करता है, नंबर प्ले करता है, तो वो भी हमारा हो जाता है गलत। फोर्थ स्टेटमेंट है हमारी इट रिपोर्ट ऑन द वर्किंग ऑफ वेलफेयर प्रोग्राम्स फॉर द वीमेन, ये हमारी बिल्कुल फिजिबल प्रैक्टिकल करेक्ट स्टेटमेंट है। और साथ ही में आप इसको अपने क्वेश्चन के साथ टैली कर सकते हैं, मैंने इसलिए अंडरलाइन किया था, क्वेश्चन में बोला था डिपार्टमेंटल कमिटी रिगार्डिंग एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन और हमें ऑप्शन में भी क्या दे दिया, वेलफेयर प्रोग्राम्स ऑन वुमेन। तो देखो बिल्कुल सेम हो रहा है, कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी फॉर दिल्ली, ठीक है। आई होप आपको ट्रिक समझ में आ रही होंगी। इस कोर्स में हम इसी तरीके से आगे फर्दर आपको सारे ट्रिक्स देंगे, मोर देन 45 ट्रिक्स से आप CDS 2024 को इजीली क्रैक कर पाएंगे, ठीक है। अभी ये सिर्फ एक डेमो वीडियो है जिसमें मैं आपको मेन टॉप 10 to 12 ट्रिक्स बता रही हूँ, लेकिन कोर्स में आपको मोर देन 45 ट्रिक्स प्रोवाइड की जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेम ट्रैप की ट्रिक बोलते हैं इसको हम।
यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा वो सेटअप बाय गुप्ता रूलर। तो गुप्ता रूलर हमारे जब एग्जामिनर जो होता है उसकी साइकोलॉजी होती है, वो जानबूझकर आपको सेम नेम्स में कंफ्यूज करेगा। अब बच्चा घर से पढ़कर गया है कि यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा जो है कुमार गुप्ता 1 ने स्टैब्लिश किया था, लेकिन जैसे वो कुमार गुप्ता 2 देखेगा सो ही विल गेट कंफ्यूज और शी विल गेट कंफ्यूज। ठीक है, सो इसको कहते हैं सेम ट्रैप की ट्रिक। तो बेसिकली आपको उन्हीं में से आंसर चूज करना है। ये आप देखते ही एलिमिनेट कर दो चंद्रगुप्ता 2 एंड समुद्रगुप्त, क्योंकि एग्जामिनर ने इसमें आंसर नहीं डाला है, वो चाहता है आपको सेम आंसर के बीच में ट्रैप करना, सेम वर्ड्स के बीच में ट्रैप करना। तो 100% है कि आंसर जो होगा आपका जो सेम वर्ड है उसी में से होगा। तो इसका आंसर है हमारा बी कुमार गुप्ता 1। अगर मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें चंद्रगुप्ता 2 और चंद्रगुप्ता 1 लिखा होता फॉर एग्जाम्पल, तो इट मीन्स 99% चांस है आपका जो आंसर है वो उसी में से होगा। ठीक है, अब उसके बाद ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है आपका सरकार प्रगनाज। ये हम आपके कोर्स में करेंगे कंप्लीटली। अभी मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे रही हूँ, आइडिया बता रही हूँ। ये बाल गंगाधर तिलक जी के ऊपर क्वेश्चन है। ये मैंने अभी आपको दिखाया, जब हमारी एक स्टेटमेंट करेक्ट होते हैं, सॉरी एक स्टेटमेंट रॉन्ग होते हैं तो सेकंड स्टेटमेंट आपका आंसर होती है। ये उसी ट्रिक के ऊपर बेस्ड है हमारा। ठीक है, ये हमारा ट्रिक के ऊपर बेस्ड है कि आपके रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट विल बी पार्ट ऑफ द आंसर, और एक्सट्रीम वर्ड्स को एलिमिनेट करके ये सब हम आपको कोर्स में करवाएंगे। अभी सिर्फ मैं आपको एक दो एग्जाम्पल्स दिखा रही हूँ। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पे। देखिए, जब हम आपको इसके क्वेश्चंस दिखाएंगे, इसमें आपको इंक्रीज डिक्रीज वर्ड का क्राइटेरिया समझाऊंगी। लोअर देन और मोर देन वाली स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट होती है, आपकी एक ये ट्रिक भी होती है। ठीक है, अब जो आपके सेम इस तरीके से रिपीट हो रहे हैं उनको भी मैं नहीं दिखा रही हूँ आपको। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें आपके अलग ट्रिक्स का यूज किया जाएगा। हाँ, इस पे आते हैं। ये होती है आपकी लॉजिकल ट्रिक। ट्रिक नंबर 7 है आपकी लॉजिकल ट्रिक। इसमें क्या होगा, आपको जब स्टेटमेंट पढ़ोगे आप तो आपको सेम लॉजिक निकल के आएगा, सेम फीलिंग मिलेगी। जैसे बच्चे बोलते हैं कि मैम हमसे एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस ठीक नहीं होते हैं। ठीक है, तो अब कैसे ठीक नहीं होंगे मैं बताती हूँ आपको। आपके बिल्कुल क्वेश्चंस ठीक होंगे। इन्होंने कहा ऋग्वेदा के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट थी डीटीज वर वर्शिप्ड थ्रू प्रेयर एंड सेक्रीफाइजल रिचुअल्स। ठीक है, जो डीटीज थी उनको प्रेयर के थ्रू और सेक्रीफाइजेस के थ्रू हम जो है बेसिकली रिचुअल्स के थ्रू वर्शिप करते थे। ठीक है, गॉड्स, देखो सेकंड स्टेटमेंट में भी वही बोला है कि जो गॉड थे हम उनको इस तरीके से प्रेजेंट करते थे, परफॉर्मेंस एंड सेक्रीफाइसेस। थर्ड में भी हमें बोलता है जो गॉड्स थे हम उनको ऑफरिंग्स बेसिकली एक तरीके से सेक्रीफाइस देते थे। तो तीनों स्टेटमेंट्स में रिगार्डिंग गॉड के रिगार्डिंग बात की जा रही है, गॉड और सेक्रीफाइस, मेन वर्ड लेकिन हमारा गॉड रहेगा। ठीक है, फोर्थ स्टेटमेंट में इन्होंने झट से टेम्पल वर्ड डाल दिया, जो कि आपका एक इंफ्रास्ट्रक्चर है पर्टिकुलरली। आप तीनों स्टेटमेंट में देखो, ऐसा कोई वर्ड, ऐसी कोई बात नहीं की गई है जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कंस्ट्रक्टिव चीज है। तो हमें क्या करना है, ओड वन आउट देखना है। तो तीनों स्टेटमेंट का मतलब सेम निकल के आ रहा है, लेकिन हमें बताना था नोट वाले क्वेश्चन की ट्रिक ही आपकी ये होती है कि जो बाकी के 3 स्टेटमेंट होंगे वो एक चीज पे फोकस कर रहे होंगे, और जो एक फोर्थ स्टेटमेंट होगी एग्जामिनर इस तरीके से चिल्ला के सेट करवाएगा कि देखो हम अलग बात कर रहे हैं, हम ही आंसर हैं। तो फोर्थ वाली स्टेटमेंट ही आपका आंसर है। चिल्ला कर बोल रही है कि टेम्पल के बारे में बोला गया, जबकि ऋग्वेदा में टेम्पल जैसी प्रोमिनेंट चीज कोई भी नहीं थी। ठीक है, आई होप आपको मेरा पॉइंट जो है समझ में आ गया होगा। आइए अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। इसमें हम ट्रिक नंबर 8 देखेंगे अपनी। ट्रिक नंबर 8 है आपकी फाइंड द पाथ। ट्रिक नंबर 8 इज फाइंड द पाथ या फाइंड द वे। अब देखिए वो कैसे प्रूव होगा, अभी आपको करके दिखाती हूँ। ये हमारा क्वेश्चन है कि आपकी यूनियन मिनिस्ट्री ने बोला है 60,000 स्क्वायर किलोमीटर तक के वेस्टर्न घाट वाले एरिया में, कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर देती हूँ मैं, वहां पर कोई भी आपकी ऐसी एक्टिविटी नहीं होगी जिससे इकोलॉजिकल हार्म हो सके। अब आपको पता करना है कि वो कौन कौन सी स्टेट्स इसमें इंक्लूडेड है। मान लीजिए अब आपको नहीं पता था कि कौन कौन सी स्टेट इसमें इंक्लूडेड है, तो आप किस तरीके से अपने आंसर तक पहुंचेंगे। अब देखिए, सबसे पहली स्टेट इन्होंने हमें दी है गुजरात। गुजरात देखिए किस किस आंसर में है, किस किस ऑप्शन में है। गुजरात ए में है, बी में है एंड गुजरात डी में है, लेकिन हमारा सी में गुजरात नहीं है। तो फाइंड द वे या फाइंड द पाथ का मतलब है जो मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा है आपको उसी ऑप्शन को लेके चलना है, क्योंकि ये एग्जामिनर की साइकोलॉजी है बेसिकली कि वो चाहता है आप जो है कंफ्यूज हो जाए, अपने आंसर तक ना पहुंच पाए। तो इसलिए जानबूझकर वो ऐसे टर्म्स डालेगा और आपको उसी के पाथ को जो है फॉलो करते हुए जाना है बस। तो सी में गुजरात नहीं है तो इसलिए उसको काट दीजिए, वो हमारा आंसर नहीं होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट में हम ले लेते हैं मान लो केरला कर्नाटका या महाराष्ट्र। ठीक है, तो बेसिकली आपका केरला कर्नाटका महाराष्ट्र ए में दिया है, महाराष्ट्र केरला कर्नाटका बी में दिया है आपका, और महाराष्ट्र केरला कर्नाटका आपका डी में दिया है। तो इस बेसिस पे मतलब हम एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब हम आते हैं थर्ड वाले पे।
थर्ड वाले में मान लीजिए हम ले लेते हैं उड़ीसा, क्योंकि उड़ीसा जो है वो डी में दिया है, लेकिन उड़ीसा ए और बी में नहीं दिया है। लेकिन अब आप बोलोगे कि मैम उड़ीसा तो सी में भी दिया है, लेकिन हमें दोबारा से उस वाले पे नहीं जाना जिसको हम एक वर्ड से उठा के एलिमिनेट कर चुके हैं, ठीक है। सो उड़ीसा आपका डी में दिया है ओनली, और ए और बी में नहीं दिया, इट मीन्स डी भी हमारा जो है रॉन्ग है, ठीक है। अब बच्चों को कंफ्यूजन रहेगी या तो ए या तो बी, सिंपल सा लॉजिक है बिल्कुल। ये हमारा इंडिया का मैप है, ये हमारे वेस्टर्न घाट है। तो अब देखो आप इन दोनों में से स्टेट कौन कौन से, ए में अलग स्टेट क्या दिया, आंध्र प्रदेश, और बी में अलग दिया गोवा, ठीक है, क्योंकि दोनों में तमिलनाडु जो है वो सेम है। तो आंध्र प्रदेश हमारा इस तरफ पड़ेगा, गोवा हमारा यहाँ पड़ेगा। तो आप खुद बता दो वेस्टर्न घाट पे कौन से वाला आंसर होगा। तो आंसर नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। तो जिस बच्चे को स्टेट्स नहीं भी पता थी या उसको कंफ्यूजन हो रही थी, तो फाइंड द वे से हम अपने आंसर तक पहुंच गए। बस ध्यान आपको इतना रखना है कि आपको जो है मैक्सिमम स्टेट्स के साथ जो एग्जामिनर ने रिपीट किया है उन्हीं के साथ बेसिकली आपको चलना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 48 एंड क्वेश्चन नंबर 49, ठीक है। 48 में आपको कोर्स में बताऊंगी, ये अभी शेड्यूल वाला क्वेश्चन है, उसकी अलग ट्रिक रहेगी। अभी 49 बता देती हूँ और 51 बता देती हूँ, आज के हमारे जो है लास्ट क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 हमारा कह रहा है कि महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना जो है इसके रिगार्डिंग 3 स्टेटमेंट्स है। पहली स्टेटमेंट है सेव फॉर देयर रिटर्न एंड रीसेटलमेंट्स, सेव फॉर देयर ओल्ड एज, ऑब्टेन अ लाइफ इंश्योरेंस कवर अगेंस्ट नेचुरल डेथ फॉर द एंटायर लाइफ ऑफ द वर्कर। यही हमारा रेड फ्लैग है। अब आप बताइए एंटायर लाइफ के लिए अगर किसी की नेचुरल डेथ हो रही है, उसके लिए भी एंटायर लाइफ के लिए सरकार रिस्पॉन्सिबल है उसको पैसा देने के लिए या उसकी रीसेटलमेंट हर चीज के लिए। तो ये जो चीज है आपकी, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। कोई भी आपकी पूरी उम्र का थोड़ी ना एक तरीके से योगदान का आपका ले सकता है, ठीक है। पहली दोनों स्टेटमेंट हमारी प्रैक्टिकल है, फिजिबल है कि भाई ठीक है आपने रीसेटलमेंट के लिए दिया, ओल्ड एज के लिए किया, ठीक है। लेकिन नेचुरल डेथ से भी अगर किसी की पूरी जो है जिंदगी लाइफ जो है जा रही है, तो आप पूरी उम्र उसका ध्यान थोड़ी रख पाओगे। और एक बात बताओ, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है हमारी, गवर्नमेंट किस किस की नेचुरल डेथ से लाइफ इंश्योरेंस देगी? तो पॉसिबल नहीं है ना। तो इट मींस जो हमारी थर्ड वाली स्टेटमेंट है वो आपकी हो जाती है इनकरेक्ट। तो जैसे ही आपने थर्ड वाली स्टेटमेंट को इनकरेक्ट कर दिया, ये थर्ड इसमें था आपका, थर्ड डी में था और ए में था, चला गया। अब मैंने आपको बताया था जब भी 1 2 3 3 में से आपको पता है एक स्टेटमेंट ये नहीं होगी, तो रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट विल बी द पार्ट ऑफ आंसर। तो आप पूछोगे मैम बी होगा या सी होगा, तो 100% हमारा आंसर होगा बी। देखना भी नहीं है दोबारा से, ठीक है। सो ये हमारा ट्रिक मैंने आपको दोबारा से दूसरा एग्जांपल दे दिया कि जब भी आप एक स्टेटमेंट को कॉन्फिडेंटली एलिमिनेट करते हो, रेस्ट हमारी जो स्टेटमेंट होते हैं वो पार्ट ऑफ आंसर होती है। आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 51। इसमें कहा गया द फंक्शन ऑफ द कमिटी ऑन द एस्टीमेट एज इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। एस्टीमेट कमिटी के रिगार्डिंग हमें फंक्शंस दिए गए हैं। तो देखो इसमें हमारा फर्स्ट जो आपका ऑप्शन है दैट इज रिपोर्ट व्हाट इकोनॉमीज इंप्रूवमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी। बेसिकली मोटा मोटा ये कहना चाह रहा है कि जो रिपोर्ट देते हैं वो उसकी इकोनॉमी एफिशिएंसी इन सबको इंप्रूव करने के लिए देती है। तो ठीक है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, करेक्ट है। एफिशिएंसी की रिमूव करने की बात हो रही है और एस्टीमेट कमिटी का तो काम ही होता है एस्टिमेशंस देना ताकि एफिशिएंसी गवर्नमेंट की इंप्रूव हो सके। सेकंड इज सजेस्ट ऑल्टरनेटिव पॉलिसीज इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट एफिशिएंसी एंड इकोनॉमीज। देखो सेम एफिशिएंसी की बात हो गई, तो यस ये भी करेक्ट है। थर्ड में एग्जामिन वेदर द मनी इज वेल लेड। अब देखो एग्जामिन है तो एफिशिएंसी एंड एग्जामिन एक ही जैसी बात होती है। आप चीज का एग्जामिन करोगे ताकि आपकी एस्टिमेशन जो है ठीक रहेगी और एफिशिएंसी जो है इंप्रूव हो जाएगी। इनडायरेक्टली लिंक हो रहा है ये, और एस्टिमेट वर्ड खुद ही आ गया है जो क्वेश्चन में भी बोला गया है, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, आप इनको रीड कर लीजिएगा एक एक बारी, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ स्टेटमेंट पे। इसमें इसने कह दिया एग्जामिन द रिपोर्ट इफ एनी ऑफ द CAG ऑन द पब्लिक अंडरटेकिंग्स। पब्लिक अंडरटेकिंग्स की रिपोर्ट को ये नहीं एग्जामिन करती है, क्योंकि CAG की रिपोर्ट है, वो CAG का और एस्टीमेट कमिटी का क्या लेना देना है, ठीक है। सो PUs पब्लिक अंडरटेकिंग्स की रिपोर्ट इसने बिल्कुल अलग दे दिया है। मैंने अभी आपको समझाया था 3 वर्ड की जो लॉजिक है, 3 वर्ड की जो 3 स्टेटमेंट की जो बात है वो बिल्कुल सेम है कि सब में एग्जामिन कर रही है ताकि एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाए और एस्टिमेशन दे रही है। लेकिन यहाँ इन्होंने अलग से डाल दिया CAG, खुद जो कि खुद एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है आपकी, तो खुद वो एक बॉडी है तो उसकी रिपोर्ट का एस्टीमेट कमिटी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो एक कमिटी है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो कॉन्ट्राडिक्शन हो रही है यहाँ फैक्ट्स की हमारी, ठीक है। इट मीन्स हमारा फोर्थ ऑप्शन गलत है, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा चला जाएगा। जैसे ही आपका एक ऑप्शन चला गया, मैंने आपको बताया था रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट विल बी पार्ट ऑफ द आंसर, तो आंसर हमारा हो जाएगा सी। रेस्ट हमारी जो तीनों स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। अब इसी के रिगार्डिंग यूपीएससी ने एस्टीमेट कमेटी पे एक और क्वेश्चन पूछा था आपका, वो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ।
क्योंकि सेम पेपर में एस्टीमेट कमेटी के ऊपर 2 क्वेश्चन पूछे गए सेम सेट में। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 40 हमारा रहेगा, ट्रिक नंबर 10 के ऊपर बेस्ड रहेगा, चेक कर लेना ट्रिक 10 है या 11 है, ठीक है। सेम सेट में क्वेश्चन पूछा गया एस्टीमेट कमेटी के ऊपर, सेम इन्होंने 23 के पेपर में पूछा था क्वेश्चन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर। मैं आपको दिखा दूंगी, बिल्कुल सेम क्वेश्चन एक तरीके से रिपीट किया गया था कि आपके ऊपर वाले क्वेश्चन में नीचे वाले क्वेश्चन का आंसर था, ठीक है। तो वो जब हम 23 का पेपर सॉल्व करेंगे ट्रिक्स के साथ तब देखेंगे। अभी आप देखिए कि कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट जो है उसके रिगार्डिंग हमें बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि एग्जामिन करेगी आपके, ग्रांट करेगी एक्सपेंडिचर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ठीक है। सेकंड इन्होंने कह दिया स्क्रूटनाइजिंग द रिपोर्ट ऑफ सीएजी, तो पब्लिक अकाउंट कमेटी पीएसी जो होती है आपकी वो देख सकती है आपकी सीएजी की रिपोर्ट को, लेकिन वहां पे लिखा था पब्लिक अंडरटेकिंग्स, ये अलग है ये अलग है, दोनों में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। सो ये हमारा ठीक है क्योंकि स्क्रूटनाइज करिए जो है ये देख सकती है। थर्ड में इन्होंने लिख दिया सजेस्टिंग द फॉर्म इन विच एस्टीमेट शैल बी प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट, एस्टीमेट किस तरीके से प्रेजेंट होगा वो बताएगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर एस्टीमेट पीएसी बताने लगे तो फिर एस्टीमेट कमेटी क्या करेगी? सीधी सी बात है, एस्टीमेट कमेटी का काम है एस्टीमेट्स को बताना, तो नाम से पता लग जाएगा आपको। तो इन्होंने क्या किया, वर्ड प्ले बेसिकली कि फंक्शन किसी और का था और काम किसी और का था और नाम किसी और का कर दिया। तो एस्टीमेट कमेटी का काम होता है एस्टीमेट बताना, तो वाई पीएसी विल टेल टू द हाउस, तो ये हमारा जो है गलत हो जाएगा। तो थर्ड हमारा चला जाएगा, जैसे ही हमारा थर्ड ऑप्शन गया, फर्स्ट एंड सेकंड हमारा रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स विल बी द पार्ट ऑफ आंसर। तो जिस बच्चे को नहीं पता था कि सीएजी की रिपोर्ट को करेगी या नहीं करेगी, लेकिन वो इतना तो आइडेंटिफाई कर सकता था वर्ड प्ले की ट्रिक से कि एस्टीमेट कमेटी क्यों एस्टीमेट बताएगी, वो एस्टीमेट कमेटी बताएगी एस्टीमेट्स, ना कि पीएसी बताएगी आपकी एस्टीमेट्स हाउस को। तो जो जिसका काम ही नहीं है, वो उसका फंक्शन ही नहीं है, तो वो हमारी स्टेटमेंट एलिमिनेट हो जाएगी। और मैंने भी आपको बताया था जब भी आपकी वो स्टेटमेंट जो है कॉन्फिडेंटली आप एलिमिनेट करोगे तो बाकी की दोनों स्टेटमेंट हमारे आंसर का पार्ट रहेंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और ज्यादा क्वेश्चंस दिखाऊंगी, कंप्लीट पेपर सॉल्व करवाऊंगी ट्रिक्स के साथ। सो मेन हमारी आज हमने 10 से 12 ट्रिक्स डिस्कस किए, जिसमें मैंने आपको फ्लिप फ्लैप की ट्रिक बताई है, वर्ड प्ले की ट्रिक बता दी, आपको फाइंड द पाथ की ट्रिक बता दी। मैंने बताया अगर आप एक स्टेटमेंट को कॉन्फिडेंटली एलिमिनेट करते हो रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट विल बी द पार्ट ऑफ आंसर होते हैं। प्लस माइनस की ट्रिक बताई थी जो सबसे पहले बताई थी, ठीक है। सेम लॉजिकल ट्रिक बताई थी। ये तो आज मैंने आपसे मेन ट्रिक्स डिस्कस किए। इसी के साथ हम अपना जो है पूरा कोर्स करेंगे लास्ट 10 ईयर के PYQs का, और आप मोर देन 75 प्लस मार्क्स जो है CDS के पेपर में स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। सो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।